What is the power of propaganda and how it is affecting the Muslim world? फिर उसके बाद ये टाइप कौन सी है? ये टाइप है एक्सपोजिटरी ऐसे, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। पावर ऑफ प्रोपेगेंडा ये एक्सप्लेन करें, मुस्लिम वर्ल्ड ऐसे असरअंदाज हो रही है, ये एक्सप्लेन करें, बात खत्म। बात खत्म जी, पावर ऑफ प्रोपेगेंडा इन मुस्लिम वर्ल्ड। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने सोचना है। टॉपिक सेलेक्ट करते करते 15 मिनट गुजर जाएंगे, 15 मिनट आप सोचो विचार पे गुजारेंगे कि यार मैंने कंटेंट क्या लिखना है, कंटेंट मेरे पास इतना है भी या नहीं। इस स्टेज को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग या ब्रेनस्टॉर्म। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्म। सोचना है, पॉइंट्स गैदर करने हैं, रफ स्केच करना है, रफ ग्राफ बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रफ काम चाहे आप आंसर बुक की बैक साइड पे करें, फ्रंट पेज पे करें, ये अब एंटायरली आपकी मर्जी है, क्योंकि ये रफ एक्टिविटी है। इस चीज को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर आप आदिल रियाज गोंदल के साथ मेरा इंटरव्यू देखें, जो कि नोआ के प्लेटफॉर्म से किया गया है, मैंने उससे पूछा यार ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूरी क्यों है, ये जो रफ काम करते हैं, पॉइंट्स गैदर करते हैं, जरूरी क्यों है? तो उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा सर ब्रेनस्टॉर्मिंग मुझसे अगर आप पूछे, सिर्फ ऐसे राइटिंग नहीं, हर सवाल में ही जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की अहमियत क्या है मैं ये बयान करूंगा कि अगर मुझे 8 घंटे दिए जाएं दरख्त काटने के लिए, 8 घंटे दिए जाएं दरख्त काटने के लिए, तो मैं 6 घंटे मैं 6 घंटे आरी तेज करने पे गुजारूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग की यह अहमियत है। क्योंकि जब आप पॉइंट्स गैदर करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि क्या आप इस पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सीधा आंख बंद करके आउटलाइन नहीं बनानी। अब यहां पे एक इंटरनेशनल बुक का आपको हवाला दे रहा हूं। यहां पे टॉपिक दिया गया था एसे लिखने के लिए, एक्सपोजिटरी एसे लिखने के लिए। कौन सा टॉपिक? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के क्या नुकसानात हैं। सो जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है ड्रग्स के, तो मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। आइडियाज क्या है जी? नंबर एक हार्मफुल इफेक्ट, लंग डिजीजेस, फेफड़े खराब हो जाते हैं। एंग्जाइटी, बंदा परेशान रहता है। इन्फेक्शंस इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है। फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है। डिसीजन मेकिंग नहीं रहती उस बंदे में। इम्यून सिस्टम करी उसका खराब हो जाता है। फाइनेंशियल इनसिक्योर, काम ही नहीं करता नशई आदमी। एडिक्ट ही होता है, वो काम ही नहीं कर सकता बेचारा सही तरह से। तो मुख्तलिफ आइडियाज मेरे जहन में आ रहे हैं। मुख्तलिफ आइडियाज आ रहे हैं। अब यहां पे ये वर्क करने के बाद मैं आऊंगा प्रॉपर आउटलाइंस की तरफ, क्योंकि मेरे पास अब ब्रेनस्टॉर्म करके जो है इतना मटेरियल इकट्ठा हो गया है कि मैं ऐसे लिख सकूं। अब मैं आऊंगा प्रॉपर आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइन बनाने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहां पे इस किताब में क्या डायरेक्शन दी जा रही है? वन ऑफ द मेनी आउटलाइंस पॉसिबल वन ऑफ द मेनी आउटलाइंस पॉसिबल for the written communication can involve paragraphs arranged according to themes. थीम्स के हिसाब से पैराग्राफ अरेंज करें। पोस्टस्क्रिप्ट क्या कह रहा है जनाब?
देर में बी अदर वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। भाई आउटलाइन बनाने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, इस सवाल का जवाब देने के दूसरे भी तरीके हैं, दूसरे भी तरीके हैं। इसने जनाब अब 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल ये एस्से लिखा है। इसने थीम्स को अलग कर दिया। पहला थीम क्या है? हेल्थ रेलिवेंट, कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या है? हेल्थ कंसर्न, सेहत मुतासर होती है। आगे इसने जनाब सेहत से रेलिवेंट तीनों सपोर्टिंग पॉइंट्स लिख दिए, लंग डिजीजेस, इन्फेक्शंस, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अब पीछे जो है ये पॉइंट्स बिखरे हुए थे, लंग डिजीजेस यहां पे लिखा था, ठीक है जी, वीकेंड इम्यून सिस्टम यहां पे लिखा था, इन्फेक्शंस यहां पे लिखा हुआ था, बिखरे हुए थे, सबको इकट्ठा कर दिया उसने। हेल्थ कंसर्न, सबसे पहले हेल्थ खराब होती है। हालांकि यहां पे जुमला भी लिख सकता था, इट रेजेस हेल्थ कंसर्न्स, मगर जब बात फ्रेजेस में हो रही हो जुमले की जरूरत ही नहीं है। हेल्थ कंसर्न्स आइडिया क्लियर हो रहा है, फ्रेज में लिखिए। अब जुमले में भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है लंग डिजीजेस, हालांकि जुमला लिख सकता था, इट कॉजेज लंग डिजीजेस, मगर ये दो लफ्ज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लंग डिजीजेस, इन्फेक्शंस, वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो पहला पैराग्राफ मेरा इस पे। दूसरा पैराग्राफ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स। तो साइकोलॉजिकल मसाइल भी होते हैं, नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं। कौन से? एंग्जाइटी, मेमोरी लॉस, एडिक्शन, वल्नरेबिलिटी। 4 सब हेडिंग्स यहां पे लिखी हैं, 4 पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, और पीछे ये सारे पॉइंट्स बिखरे हुए थे। एंग्जाइटी यहां पे लिखा था, डिसीजन मेकिंग यहां पे लिखा हुआ था, ठीक है जी। तीसरा पैराग्राफ क्या है? सोशल कंसर्न्स, मुआशरे की खराबी का बायस भी बनते हैं, निग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन, प्रेशर्स। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उसने प्रॉपर आउटलाइंस बनाई है, प्रॉपरली इसको अरेंज किया है। अगेन, अब यहां पे टॉपिक दिया गया था कि स्क्रीन टाइम जो है वो डेवलपमेंट पे असरअंदाज होती है, स्क्रीन टाइम हिंडर्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन। सबसे पहले उसने ये रफ स्केच बनाया, स्पाइडर वेब, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ये बेटा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, रफ वर्क। जहर आप सोचेंगे ना, यार मेरे पास पॉइंट्स कितने हैं, 2000 वर्ड का मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। आप ये सारे पॉइंट्स बनाएंगे, ये सारा रफ वर्क करने के बाद फिर आप आएंगे प्रॉपर आउटलाइंस की तरफ जो इसने बनाई है। आउटलाइन, फिर आउटलाइन की हेडिंग देके आप आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर ऑथेंटिक तरीका है। अब यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं इस एस्से की तरफ। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अ राइजिंग मॉन्स्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 स्टेजेस ऐसे राइटिंग की मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म, फिर आउटलाइन, और फिर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना। 3 स्टेजेस। अब मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आपके सामने ये टॉपिक आएगा, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अ राइजिंग मॉन्स्टर, तो मुझे बताइए आबादी कहां पे बढ़ रही है? फर्स्ट वर्ल्ड में बढ़ रही है, यूरोप में बढ़ रही है, पाकिस्तान में बढ़ रही है, या सारी तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड में बढ़ रही है? पहले ये बताएं। बिल्कुल सही है जी, तीसरी दुनिया में बढ़ रही है। फराज बेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, पहले रफ स्केच बना लो, पता चले मेरे पास पॉइंट्स कितने हैं, ऐसे लिख भी सकता हूं या नहीं। जी बिल्कुल सही है जी, तीसरी दुनिया में बढ़ रही है, फर्स्ट वर्ल्ड का तो ये मसला ही नहीं है। तो हर ऐसे आता है ज्योग्राफी लेके, हर ऐसे ज्योग्राफी लेके। फर्स्ट वर्ल्ड को तो इमिग्रेंट्स चाहिए ना, इसको कहते हैं जी आए जाओ। तो हर ऐसे ज्योग्राफी लेके आता है, थर्ड वर्ल्ड का तस्करा करना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। दूसरा जनाब,
इसने कहा है द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो आबादी बढ़ रही है, आ राइजिंग मॉन्स्टर। याद रखिए, कॉलन के बाद जो लिखा होता है ना, ऐसे उस पे होता है। जरा रेलिवेंट तो इसी से ही होगा ना जो कॉलन से पहले बात की है, मगर ऐसे आपने लिखना कॉलन के बाद वाली फ्रेज पे है। तो जो आबादी बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, राइजिंग मॉन्स्टर। मुझे बताइए सवाल क्या है, खतरा क्यों है? मुझे बताएं सवाल कौन सा पूछ रहा है ये? बिल्कुल सही है जी, वाई एंड हाउ। बिल्कुल सही है। उर्दू में हम कहते हैं कैसे, असल तो है सवाल क्यों। वाई, वाई इज इट अ राइजिंग मॉन्स्टर? वाई, भाई खतरा क्यों है? वही मैं मंजूर मिर्जा साहब की बात करूंगा कि जनाब ऐसे ऐसे लिखो कि जैसे वो शख्स तुम्हारे सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहा हो। तो अगर मैं कहूंगा जनाब जो आबादी बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, राइजिंग मॉन्स्टर है, तो अगला शख्स पूछेगा अच्छा सर, कैसे है बताइए, वाई एंड हाउ, जो एक एक का इंतखाब कर ले। सो वाई इज इट राइजिंग मॉन्स्टर? भाई इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर क्योंकि इसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हो रही है। अब देखिए मैं सोच रहा हूँ रिसोर्सेज की कमी हो रही है, कौन सी रिसोर्सेज? ब्रेन स्टॉर्म बेटा करना शुरू कर दिया, कौन सी रिसोर्सेज? यहां पे मैंने मेंशन किया है वाटर, फूड, लैंड, एनर्जी। वसाइल की कमी हो रही है। बेटा ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। कॉलन के बाद जो बात होती है ना, आपने इसे एक्सप्लेन करना होता है। राइजिंग मॉन्स्टर है, आने वाला बहुत बड़ा खतरा है, और सारी दुनिया के इस पे इत्तेफाक है कि ये जो आबादी बढ़ रही है ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। ये जनाब एक्सपोजिटरी ऐसे है। तीसरी दुनिया में जो आबादी बढ़ रही है बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्यों है? खतरा इसलिए जनाब कि इसकी वजह से रिसोर्सेज कम हो रही हैं। मुझे बताएं कि रिसोर्सेज भी उसी तरह ही बढ़ रही हैं। अब पीने का पानी जो है आपको फिल्टर प्लांट से लाना पड़ता है या बॉटल्स खरीदनी पड़ती हैं। मैं जिस इलाके में रह रहा हूं पहले जो है सप्लाई का पानी आता था, अब मैं वाटर टैंकर पे शिफ्ट हो गया हूं। इसमें कोई शक है कि ये राइजिंग मॉन्स्टर है? रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं। भाई 10 साल पहले रोटी जो है 10 रुपए की थी, वही जो है अब सफेद वाली रोटी, खमीरी रोटी जिसे आप नान कहते हैं, 30 रुपए की मिलती है। तो फूड क्राइसिस हो रहा है नहीं हो रहा है? लैंड, अब बेटा जरा घर खरीदने निकलो ना, रेंट पे घर नहीं मिलता है। जो घर का रेंट आज से 10 साल पहले 30,000 था, अब 70,000 है। तो मुझे बताइए राइजिंग मॉन्स्टर है या नहीं है? रिसोर्स की कमी हो रही है नहीं हो रही है? कॉलन के जो बाद वाली चीज है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉलन के बाद जो भी लफ्ज आता है हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, राइजिंग मॉन्स्टर है क्यों है? सोशियो इकोनॉमिक इवल, समाजी और मुआशी मसाइल है। मुझे बताइए गुर्बत बढ़ रही है कम हो रही है? आबादी बढ़ने के साथ गुर्बत बढ़ रही है या कम हो रही है? माई सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी बढ़ रही है, इसमें कोई जनाब दूसरी राय ही नहीं है। इलिटरेसी बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है, कम हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, थर्ड वर्ल्ड का यही तो मसला है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कम हो रही है? अरे भाई बढ़ रही है इसलिए तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, क्लास डिफरेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक इवल्स साबित क्या हुआ है कि जनाब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। भाई खतरा क्यों है? मैं वो क्यों, वो रीजंस बता रहा हूं। मुझे बताइए जो आबादी बढ़ रही है ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्यों है? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन में कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है आबादी बढ़ने के साथ। अब आप देख ले जनाब, लाहौर में स्मॉग का मसला, कराची में जो है आबादी बढ़ती चली जा रही है बेहंगम, दरख्त है नहीं वहां पे, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है। वाटर, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। मुझे बताएं मैनेजमेंट क्राइसिस संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है या नहीं? भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये भी बढ़ता चला जा रहा है, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। जी सुबह ज्यादातर वो एक्सपोज ही होते हैं, ज्यादातर। जी मैं आपके बेटा सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ, अजरा आपके सवाल के जवाब की तरफ भी आ रहा हूँ। फिर देखें जहां जहां पे आबादी बढ़ती है वहां वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट आता है, एथनिक क्लैशेस आते हैं। तो बेटा ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, इंडिया की भी बात हो रही है। कराची में भी एथनिक क्लैशेस है,
पख्तून की एक तरफ महाजर, एक तरफ पंजाबी क्लैशेस, इंडिया के मुंबई में मुसलमान हिंदू क्लैशेस, तो एथनिक क्लैशेस तो होंगे। तो भाई अब मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेनस्टॉर्म मैंने कर लिया है। पॉइंट्स मेरे पास काफी हद तक अच्छे गैदर हो गए। याद रखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के कोई मार्क्स नहीं हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इम्तहान में ब्रेनस्टॉर्मिंग के कोई मार्क्स नहीं हैं। बेटा ये आपकी अपनी एक्टिविटी है, और इसको हम कहते हैं प्री राइटिंग एक्टिविटी, ऐसे लिखने से पहले की एक्टिविटी, प्री राइटिंग एक्टिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद ये होता है कि आपको ये पता चल जाए मेरे पास क्या सफिशिएंट आर्गुमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब आ जाए जनाब प्रॉपर आउटलाइंस की तरफ। यहां पे डियर स्टूडेंट्स, जो आउटलाइन का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये तरीका मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये तरीका है कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग, कैम्ब्रिज असेसमेंट गाइड का, जहां पे उसने बताया है कि एक्सपोजिटरी एसे कैसे लिखे जाते हैं, और ये हैंडआउट इंटरनेट पे ऑलरेडी मौजूद है। राइटिंग एन एक्सपोजिटरी एसे आउटलाइंस में जनाब ये क्या बताता है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में तीन हिस्से होते हैं, एक होता है हुक, एक बैकग्राउंड, और फिर थीसिस स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ है, और फिर आखिर में आ जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई हैसियत नहीं रखता कि अपने रूल्स जो है मैं क्रिएट करूं इंट्रोडक्शन या एस्से के लिखने के, आउटलाइन बनाने के। मैं जाहिर सी बात है जनाब, जो ऑलरेडी राइजुल वक्त तरीके हैं उन्हीं को ही फॉलो करूंगा। सेल्फ मेड बातें मैं नहीं करता। जैसे अदालत में हम अथॉरिटी देते हैं ना, इसी तरह यहां पे भी अथॉरिटी आपको दूंगा, रेफरेंस दूंगा कि लिखना कैसे है। एफपीएससी ने आपको ऐसे राइटिंग के लिए कोई किताब रिकमेंड नहीं की। इससे साबित क्या हुआ कि भाई जो दुनिया में ऐसे राइटिंग लिखने के असूल है, आपने भी वही फॉलो करने, आप भी उसी को फॉलो करेंगे। सो जनाब, दुनिया में अगर अंग्रेजी की बात होगी तो जाहिर है फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बात होगी। तो यहां पे ये 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसे बयान कर रहा है, सीएसएस का 10 पैराग्राफ है, ये 5 पैराग्राफ है। कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ये तीन चीजें लिखी जाती हैं, हुक, बिल्डिंग सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट। तो मैंने यही चीज इस एस्से के अंदर भी एज इट इज लिखी है। क्या जनाब, कि मेरा एस्से शुरू होगा किसी हुक से। हुक का मतलब होता है बेटा कोई भी दिलचस्प बात। ये कोटेशन भी हो सकती है, शेर व शायरी भी हो सकती है, कोई भी दिलचस्प बात। तो वो आपने ऐसे करना कैसे है, सबसे पहले जनाब आप लिखेंगे टॉपिक, फिर नीचे लिखेंगे ब्रेनस्टॉर्म, कि जी मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं। अंग्रेजी का प्रोफेसर इस ब्रेनस्टॉर्म के वर्ड से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है। जरा चक्कर लगाएं अपने यूनिवर्सिटी का, और जरा अपने अंग्रेजी के किसी रैंडम प्रोफेसर से पूछें, सर ये ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। यूनिवर्सिटी छोड़ें, आप कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाए, उससे पूछे सर व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्म, वो भी आपको यही बताएगा। कॉलेज भी छोड़े, अपने स्कूल के जनाब टीचर के पास जाए, उससे पूछे सर व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्म, वो भी आपको ये बताएगा कि ऐसे लिखने से पहले की जो एक्टिविटी होती है उसे बेटा ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं। जी अब्दुल्ला ने पढ़ा, यस वी स्टडी इन कॉलेज लेवल। बेटा बेसिक बातें कर रहा हूं, बेसिक बातें। तो पहली हेडिंग बेटा ऐसे की आप सबसे टॉप पे लिखेंगे, ऐसे का टाइटल टॉप पे लिखेंगे, नीचे जनाब हेडिंग देंगे दरमियान में ब्रेनस्टॉर्म, ताकि एग्जामिनर को पता चले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप हेडिंग देंगे किसकी, आउटलाइंस। और जब सारी आउटलाइंस बना लेंगे तो आखिर में आप हेडिंग किसकी देंगे, दी एसे की, कि जनाब मेरा एसे यहां से शुरू हो रहा है। ये तीन हेडिंग्स आपके एसे के पेपर में आएंगी। डिफरेंट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपका अंग्रेजी का प्रोफेसर खूबसूरती को पसंद करता है, प्रेजेंटेशन को पसंद करता है। इट इज ऑल अबाउट द एस्थेटिक सेंस। सो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या किया, सबसे पहले जनाब हुक है, यानी कि किसी कोटेशन से या किसी दिलचस्प बात से मैं अपना एसे शुरू कर रहा हूं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बेटा बहुत जरूरी होता है, बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी होता है। मैं दोबारा से बताता हूं कि बैकग्राउंड में हम लिखते क्या है। अगेन मैं रहनुमाई लूंगा कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग से, अगेन रहनुमाई यहां लूंगा। सो यहां पे जनाब
ऐसे स्ट्रक्चर किसका जनाब? ये राइटिंग एन एक्सपोजिटरी ऐसे। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सबसे पहले आप लिखते हैं हुक। द फर्स्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस ऑफ एन essay should catch the reader's attention. It introduces the topic of the essay in an interesting way. ये essay का टॉपिक बड़ी दिलचस्प अंदाज से जो है तारुफ कराता है। कोटेशन लिखने के बाद आप हमेशा उस टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं। यहां पे वाज़ेह लिखा है आफ्टर द हुक द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू गिव रीडर्स सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द टॉपिक। आप बताते हैं यार पॉपुलेशन जो है बड़ा संगीन मसला है। 50 साल पहले इतनी थी, अभी इतनी होगी, अगले 50 साल में तो दुनिया में जगह ही नहीं रहेगी। ये तो आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर। राइज होता जा रहा है, ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सबसे आखिर में आएगा एस्से का मकसद। और एस्से का मकसद क्या होता है उसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। द थीसिस स्टेटमेंट कम्स एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट बेटा सबसे आखिर में आता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन द एंटायर एसे बिकॉज इट प्रेजेंट्स द एसे टॉपिक एंड द राइटर्स पोजीशन ऑन दैट टॉपिक। ये सारे एसे की समरी देता है, मरकजी ख्याल देता है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द मेन आइडियाज दैट विल बी डिस्कस्ड इन द बॉडी पैराग्राफ। ये वो मेन आइडियाज बताता है जो बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस होंगे। थीसिस क्या है? सारे एसे का निचोड़ जिस पर मैं बॉडी पैराग्राफ में बहस करूंगा। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, यही प्रिंसिपल जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में मैंने लिखना मुनासिब समझा है कि नो डाउट इट इज अ राइजिंग मॉन्स्टर बिकॉज, भाई कोई शक नहीं है ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ये आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज क्योंकि इट लीड्स टू, इसका नतीजा क्या निकलेगा? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की कमी। पहला पैराग्राफ बेटा मेरा किस पे होगा? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये एक राइजिंग मॉन्स्टर क्यों है? बिकॉज इट लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समाजी और मौशी मसाइल, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। ये राइजिंग मॉन्स्टर क्यों है? क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। बिकॉज इट लीड्स टू पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, हीट वेव आएगी, सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस, मैनेजमेंट क्राइसिस जो है सीरियस होता जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आएंगे। राबिया, बिल्डिंग सेंटेंसेस में लिखना होता है बैकग्राउंड। बेटा बैकग्राउंड का वर्ड पस मंजर देंगे, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, और बिल आखिर होगा पॉलिटिकल अनरेस्ट इन थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अरे भाई वो ऐसे ऐसे ही ना हुआ जिसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हुआ। तो बेटा ये है आउटलाइन का पहला हिस्सा। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के नीचे आपने क्या क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के नीचे आपने क्या क्या लिखना है? ये आउटलाइन की है स्टेज नंबर 1। जी, इज दैट क्लियर? बेटा जी, फर्स्ट वर्ल्ड अब्दुल्ला, यूरोप है तरक्की याफ्ता ममालिक, ठीक हो गया। थर्ड वर्ल्ड जो है तरक्की पजीर ममालिक, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये नाइजेरिया वगैरह, ठीक हो गया। अब आ जाए जनाब मेन बॉडी पैराग्राफ की तरफ। मेन बॉडी पैराग्राफ क्या है? वो सवाल लिखे जो पूछा गया, वाई इज इट कंसिडर्ड अ राइजिंग मॉन्स्टर, कि ये राइजिंग मॉन्स्टर क्यों शुमार होता है।
व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ राइजिंग मॉन्स्टर? तो जनाब ये वाई का जवाब तो मैं दे चुका था थीसिस में, अब इसी को जो है मैं मेन बॉडी में लिख रहा हूं। थीसिस में पहला मैंने रीजन क्या लिखा था, वजह क्या लिखी थी? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो मेन बॉडी में भी मैं क्या लिखूंगा? व्हाई इज इट कंसिडर राइजिंग मॉन्स्टर? 70% ऐसे मैंने इसी पे लिखना है, क्योंकि सवाल ही ये पूछा है भाई राइजिंग मॉन्स्टर क्यों कंसिडर होता है। इसकी वजह से वसाइल की कमी होती है। कौन से वसाइल की कमी? वाटर, गैस, एनर्जी, लैंड, फूड क्राइसिस। इन वसाइल की कमी। मजीद अगर आप देखें दूसरा पैराग्राफ किस पे? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, समाजी और मुआशी मसाइल होते हैं। डियर स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि मैं अपनी मेन हेडिंग सवालिया दूं, सादा जुमला भी मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। फैक्टर्स मेकिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अ राइजिंग मॉन्स्टर। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एक राइजिंग मॉन्स्टर बनाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। दूसरा फैक्टर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। कौन से? इंक्रीजिंग पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास डिफरेंस। फ्रेजेस का इस्तेमाल किया मैंने, जुमलों का इस्तेमाल ही नहीं किया। राइजिंग मॉन्स्टर क्यों है? कौन से अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को राइजिंग मॉन्स्टर बनाते हैं? पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सट्रीम वेदर। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, राइजिंग मॉन्स्टर है ना, आने वाला बहुत बड़ा खतरा है। मैनेजमेंट क्राइसिस, मैनेजमेंट का भी क्राइसिस हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ट्रैफिक का मसला। और छठा मेरे पास पैराग्राफ क्या है? पॉलिटिकल अनरेस्ट। छठा पैराग्राफ है जनाब, जो सियासी मसाइल होते हैं, एथनिक क्लैशेस इन मुंबई एंड कराची। तो डियर स्टूडेंट, इस एस्से को लिखने के लिए मेरे पास 6 सिग्निफिकेंट पैराग्राफ आ चुके हैं। और यह है तरीका मेन बॉडी आउटलाइंस में लिखने का। आपकी मर्जी है, या तो सादा स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, फैक्टर्स मेकिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन राइजिंग मॉन्स्टर। या अगर हेडिंग देनी है आपने मेन बॉडी की, तो आप वाई क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ राइजिंग मॉन्स्टर? तो इस वाई के हिसाब से मैंने यहां पे 6 पैराग्राफ अरेंज कर दिए। डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है जी? अब बेटा, एक पैराग्राफ जो होता है ना, वो 200 वर्ड से ज्यादा का नहीं लिखा जा सकता। अब यहां पे मेन बॉडी के जो मेरे पास पैराग्राफ है ना, जी मान डेफिनेशन भी बेटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी शायद सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे के अंदर सादिया कोई हेडिंग नहीं होती है, आउटलाइंस में हेडिंग होती है, ऐसे के अंदर कोई हेडिंग नहीं है। अब देखिए, एक पैराग्राफ अगर 200 वर्ड का लिखता हूं, इस पे आप 200 वर्ड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, पानी की, गैस की, एनर्जी की, लैंड और फूड क्राइसिस। रिसोर्सेज कम हो रहे हैं जी। आप चाहें तो फूड क्राइसिस पे एक अलग से भी पैराग्राफ बना सकते हैं। अब ये मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं कि ये राइजिंग मॉन्स्टर क्यों है। अब जाहिर है जनाब, अगर 200 वर्ड का पैराग्राफ लिखूंगा तो मेरे पास तो 1200 वर्ड आएंगे। 1200 वर्ड का एसे और 150 वर्ड का इंट्रोडक्शन और 150 वर्ड का कंक्लूजन, 1500 वर्ड के ऐसे मेरे पास बन गए। पीएमएस के जो स्टूडेंट्स इम्तहान दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि वो कहते ही यही है 1500 वर्ड के ऐसे लिखो, उनके लिए ठीक है। मगर जो बेचारे सीएसएस के कैंडिडेट हैं, यहां पे वो फंस गए, क्योंकि 2000 वर्ड का तो ऐसे लिखना है, और मेरे पास अब मवाद खत्म हो गया, मटेरियल खत्म हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने जब मसला बयान किया है तो लॉजिकल है मुझे उस मसाइल का सलूशन भी बयान करना है। तो यहां पे अब मैंने कुछ नॉन एसेंशियल हेडिंग्स एक्स्ट्रा जो है मटेरियल इंक्लूड किया है। मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है? वो इंतहाई लॉजिकल है।
जी बेटा सॉल्यूशंस लिखेंगे अजरा, मगर सॉल्यूशन से भी एक बड़ी बात की तरफ आ रहा हूं। रीजंस बिहाइंड इग्नोरिंग द इशू। अरे भाई इतना सीरियस मसला है ये जो ऊपर मैंने बताया है, कितना सीरियस है जी। रिसोर्सेज नहीं होंगी, सोशियो इकोनॉमिक मसाइल होंगे, पोल्यूशन, हैजर्ड्स, डिजास्टर्स, मैनेजमेंट क्राइसिस। अरे भाई इतना अगर सीरियस मसला है फिर इसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? या तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे रीजंस बिहाइंड इग्नोरिंग द इशू, या आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाई इज इट द लीस्ट एड्रेस्ड इशू। इतना ही सीरियस है तो फिर इसको हल क्यों नहीं कर रहे? ये बेटा 3 पैराग्राफ में यहां पे लिख सकता हूं, ऐसे में 10% हिस्सा इस चीज का हो सकता है। तो सबसे पहले तो आ जाए ना जनाब ये जरा इंडिविजुअल रीजंस। इंडिविजुअल रीजंस। पॉवर्टी, गुर्बत है जनाब। हमारे यहाँ क्या तस्वर है? मोर हैंड्स। जितनी ज्यादा औलाद होगी उतने कमाने वाले हाथ हैं, मोर इनकम। आबादी क्यों बढ़ाते हैं हम? इसलिए भाई ओल्ड एज में मेरी यही तो इंश्योरेंस है, मेरी यही तो सिक्योरिटी है। मेरे बच्चों ने तो मेरे बुढ़ापे में ख्याल रखना है। और इलिटरेसी, भाई हम ओवर पॉपुलेशन को सीरियस क्यों नहीं समझते? जहालत है, इलिटरेसी है। क्यों हमें यह बताया जाता है राइट ऑफ प्रोक्रिएशन, जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, ये तुम्हारा नेचुरल राइट है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। हम ये नहीं कहते चादर देख के पांव फैलाओ, जो मजहब हमारा हुक्म देता है। हम कहते हैं जनाब अली, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है जी, मर्जी है, राइट ऑफ प्रोक्रिएशन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये तो है बेटा इंडिविजुअल रीजंस। चले हम लोगों को नहीं पता इंडिविजुअल, हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, नहीं है इतने लिटरेट। फिर कुछ गवर्नमेंट भी तो करे ना, गवर्नमेंट स्टेप ले ले, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। मगर गवर्नमेंट भी क्या है? शेयर एपैथी है, गवर्नमेंट उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, शेयर एपैथी। बिल्कुल जनाब अली, ला ताल्लुक होके बैठी है। क्यों? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है, तरजीहात ही मुख्तलिफ है। नॉन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम नॉन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बना लो, ओवरहेड ब्रिज बनाओ, हम इस पे तवज्जो देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फेवर लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं यार वोटर हमारे ज्यादा होने चाहिए। कौन से वाले? इलिटरेट वंस टू मेंटेन स्टेटस को, जो कीमे वाले नान पे बिके, वादों पे बिके, ताकि स्टेटस को रहे, मैं हमेशा हुकूमत में रहूं। गवर्नमेंट खुश है यार, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने बेतहाशा काम किए हैं, आप देख ले। हर जगह पे मकान बनाने के लिए कर्जा दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, तालीम का कर्जा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, हर गांव गांव, शहर शहर इलेक्ट्रिक बसेस चला दिए। बस एक काम नहीं कर रहे तो ओवर पॉपुलेशन पे नहीं कर रहे। हर चीज पे काम हो रहा है, वो ओवर पॉपुलेशन पे नहीं कर रहा। पॉपुलेशन का महकमा ही खत्म कर दिया। पहले पॉपुलेशन डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री होती थी, वही खत्म कर दिया हमने। सो गवर्नमेंट को भी जो है ना कोई एहसास नहीं है। चलो गवर्नमेंट को एहसास नहीं है तो आईएमएफ ही एहसास कर ले। आईएमएफ अगर आज आके कहे ना कि जी अगर तुम्हारी आबादी अगले साल बढ़ी ना, मैं कर्जा नहीं दूंगा, देखो कैसे फिर आबादी को कम करते हैं, जैसे चाइना ने कम करवाई थी। वैसे आपस की बात है डियर स्टूडेंट्स, हर साल मुझे बताइए कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में? आइडिया है कोई? हर साल पाकिस्तान की आबादी में कितना इजाफा होता है? जी जान सोमरब बिल्कुल सही बताया। पिछले साल 52 लाख बच्चे रजिस्टर हुए थे, जो रजिस्टर हुए थे। ये 45 से 60 लाख के दरमियान है ये तादाद। 45 तो वो रजिस्टर हुए हैं, 45 तो वो है जो रजिस्टर हुए हैं। ओवरऑल क्या है? वो 60 लाख जो है। तो कल अगर कहे ना आईएमएफ के खबरदार तुम्हारी 10 लाख से ऊपर आबादी बढ़ी, तो देखो हुकूमत कैसे पीछे भागती है तुम्हारे, किस्त नहीं देंगे। मगर क्या दुनिया को परवाह है ओवर पॉपुलेशन की? हरगिज परवाह नहीं है, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल नीड। बेटा मैंने हेडिंग क्या दी है? व्हाई इट इज द लीस्ट एड्रेस इशू। इस इशू पे सबसे कम तवज्जो क्यों दी जाती है? क्यों दी जा रही है इस इशू पे सबसे कम तवज्जो? यहां पे दुनिया भी जो है खुश है। क्यों? आबादी ज्यादा होगी, उसे वर्कर मिलेंगे, सस्ते वर्कर मिलेंगे। इंग्लैंड में कैंपेन चल रही है ना कि इन इमिग्रेंट्स को निकालो, तो उल्टा बीबीसी उनका मजाक उड़ा रहा है।
उसने कहा ठीक है, कल से तुम टॉयलेट साफ करो। वो कहता मैं तो नहीं करता। मैंने कहा कल से ठीक है, तू बस चलाना शुरू करे। कहता मैं तो नहीं चलाता। गोरा कहता मैं करता ही नहीं। ठीक है, कल से वेटर बनो। गोरा कहता मैं ये तो नहीं करता, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा फिर काम कौन करेगा? दुनिया खुश है, आबादी बढ़े, थर्ड वर्ल्ड की आबादी बढ़े, उनको प्रोफेशनल्स मिलते हैं इधर से ही। गोरों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है। कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए गोरा, इंग्लैंड और आयरलैंड में रिवाज है, वो गोरा डॉक्टर जाता अमेरिका है। क्योंकि जोर भी लगा लेना, अगर वहां का नेटिव, वहां का गोरा आयरलैंड या इंग्लैंड का, वो 4,000 पाउंड महाना से ज्यादा नहीं कमा सकता। जोर भी लगा ले, अमेरिका जाओ तो वहां पे तनख्वाह ही $10,000 से शुरू होती है। वो उधर भाग जाता है, या वो मिडिल ईस्ट चले जाता है जहां पे टैक्सेस ही नहीं है, जहां पे टैक्सेस ही नहीं है। तो दुनिया तो खुश है, कहती कोई मसला नहीं, पाकिस्तान इंडिया से डॉक्टर मंगवा लो। यहां पे कोई ना कोई डॉक्टर बैठा होगा, वो पी लैब करके जो है, बेतहाशा पाकिस्तानी जा रहे हैं, बेतहाशा नर्सिस गई हैं। तो दुनिया खुश है कि यार अच्छा प्रोफेशनल यहीं से मिलते हैं। और ये भी पॉलिटिक्स है बेटा, तीसरी दुनिया को तीसरी दुनिया रखना है तो आबादी बढ़ाना जरूरी है। जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के सर कहते हैं ना, हसन अली गोंदल साहब, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं तीसरी दुनिया, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, ये पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगी। तो अगर इतना सीरियस मसला है तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल रीजंस हैं, गवर्नमेंट की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ग्लोबल नीड है, दुनिया की भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बेटा सवाल से सवाल निकलता है, 2,000 वर्ड मैंने पूरे करने हैं, नहीं हो रहे। 1,500 वर्ड का मैंने ऐसे लिखा है, अब 3 पैराग्राफ का इजाफा हुआ है, अब कोई बात बनेगी, अब कोई बात बनेगी। 150 वर्ड का, 150 वर्ड्स का भी अगर मैं पैराग्राफ ये लिखूंगा, तो बेटा 300 400 अल्फाज का इजाफा हो जाएगा। अब मेरा ऐसे सेफ साइड पे 1,900 वर्ड्स। और जाहिर है प्रॉब्लम बताइए तो एक पैराग्राफ पे सोल्यूशन भी बताऊंगा, रिकमेंडेशंस टू एड्रेस द इशू। एक पैराग्राफ ये, हालांकि उसने पूछा नहीं है, मगर ये मेरी इखलाक की जिम्मेदारी है, एक पैराग्राफ में लिख दूं मेरा भाई, रिकमेंडेशन दे दूं कि एजुकेशन जो है आम करें, अवेयरनेस आम करें, लोगों को रियलाइज करवाएं यार, चादर देख के पांव फैलाओ। इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। मैं ये बात करूंगा ऐसे के आखिर में कि इसराइल यहूदी सबसे कम तादाद में है, मगर सारी दुनिया पे छाए हुए हैं, सारी दुनिया पे छाए हुए हैं। छोटा सा इसराइल मुल्क है, बिल के उसने सारे इस्लामी मुल्कों को शिकस्त दी थी, अरब इसराइल वॉर में। वो तो पाकिस्तान कूदा तो फिर ये जंग रुक गई, जब हमने उनके जहाज गिराने शुरू किए, वरना तो मिस्र, उर्दन, शाम, इराक, लिबिया सबको इन्होंने तहस नहस कर दिया था। सो मैं यहां पे ये बात जरूर लिखूंगा, मैं इसराइल का हवाला दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं दे रहा होगा। तो इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरा एक्स फैक्टर है। और बाद में कंक्लूजन का पैराग्राफ है जो सारे ऐसे की समरी होता है, एंड में आप कोई कोटेशन या वर्स कोट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यही जो टेक्निक थी, हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2025 का ऐसे पास किए, इंटरव्यू दे चुकी हैं, सबाहत नौरीन, इन्होंने भी जनाब यही ऐसे लिखा था। ऐसे का जनाब उन्वान क्या था? ऐसे का उन्वान था, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। सेम यही टाइटल जो 11 तारीख को एसए का पेपर हुए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, उसके अंदर यही वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। इन्होंने जनाब आउटलाइन की हेडिंग दी है, इंट्रोडक्शन लिखा है, हुक, बैकग्राउंड, थीसिस। थीसिस में सारे एसए की समरी लिख दी है कि वाटर क्राइसिस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी कैसे है। लाइबा कोट बेशुमार ऐड कर सकते हैं, 5 6 लिखे कोट। इन्फिनिक्स नोट 7, बेटा एसए की किताब से पढ़ें, नोवा की एसए की किताब है, वहां से पढ़ें, कंटेंट मिल जाएगा, मेरी ही लिखी हुई है। अजमतुल्ला, ये सारी स्लाइड्स नोवा के पेज पे मौजूद है, यहां से भी मिल जाएगी, बेटा फिक्र ना करें। ये महफिल आप ही के लिए सजाई है हमने, मैंने क्या करना है इन स्लाइड्स का, आप ही के लिए।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे टॉपिक क्या पूछा गया था, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो सवाल क्या है, अरे भाई थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ये कैसे है। थीसिस इसने क्या लिखा है, आउटलाइन में थीसिस लिखा है, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी एज, या एज का इस्तेमाल करेंगे या बिकॉज का, एज इट इंडेंजर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जाहिर है इससे मईशियत को नुकसान है, तो पाकिस्तान की सलामती को नुकसान है। एस्केलेट्स प्रोविंशियल एंड इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स, इससे जो है बहुत ज्यादा जो है फसाद होने का खतरा है प्रोविंसेस के दरमियान और उनके दरमियान। और जनाब, एंड एग्जर्बेट्स जियो पोलिटिकल टेंशन, इंडिया और पाकिस्तान में भी तो इसी के लिए झगड़ा है ना, जियो पोलिटिकल टेंशन। थीसिस में इन्होंने लिख दिया। अब इनके पास जनाब चार आर्गुमेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब देखिए फ्रेज का इस्तेमाल, कोई जुमला नहीं लिखा, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया। अब इन्होंने भी यही एसए के सबक पढ़े थे, इनको एसए का सबक मैंने जो पढ़ाया था वही बेटा जो आपको पढ़ा रहा हूं कि जिस वक्त आपसे सवाल पूछा गया था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो उसने क्या लिखा था, हेल्थ कंसर्न, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स, सोशल कंसर्न्स। तो जिस वक्त ये सवाद नौरीन ने ऐसे लिखा है तो उन्होंने भी क्या लिखे, उन्होंने भी कंसर्न्स ही लिखे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। तो उन्होंने हेडिंग क्या दी है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। हाँ जी, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, कैसे होंगे, थ्रेट टू इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए खतरा। इकोनॉमी के लिए खतरा कैसे, सब हेडिंग में लिख रही है, इंपैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी। दूसरा जनाब, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री और कंट्री की जीडीपी। दूसरा पैराग्राफ किस पे, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, भाई सूबे आपस में लड़ेंगे, मास माइग्रेशन होंगी, ग्रोइंग वाटर माफियाज इन बिग सिटी, बिग सिटी में ग्रोइंग वाटर माफिया हो गए, टैंकर माफिया जिसको आप कहते हैं। जिसको आप टैंकर माफिया कहते हैं। तीसरा पैराग्राफ, जियो पोलिटिकल कंसर्न्स, तो पानी पे झगड़े, वाटर डिस्प्यूट्स विद इंडिया ओवर इंडस बेसन, इंक्रीजिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इन साउथ एशिया। अब यहां पे ऐसे खत्म हो गया जी, यही है ना थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। थ्रेट टू इकोनॉमी एक पैराग्राफ, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी दूसरा पैराग्राफ, जियो पोलिटिकल कंसर्न्स तीसरा पैराग्राफ, ऐसे खत्म। 2000 वर्ड का करना है, तो यहां पे इन्होंने देखे मिटिगेशन मेजर्स दे दिए, सॉल्व कैसे करना है वाटर क्राइसिस। यहां पे इन्होंने चार जो है आइडियाज बयान किया, तो डियर स्टूडेंट एक्सटेंशन देनी पड़ेगी बेटा। ये 2025 की स्टूडेंट है, अभी मार्कशीट या एलोकेशन ही आएगी, तो एलोकेशन आएगी अब फरवरी के एंड में, मार्च में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कितने नंबर, बल्कि पास तो किया है। अब यही काम जो है जोया ने भी किया जनाब। अब इनसे जो सवाल पूछा गया था कि ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, कि दिमाग भी दिल की तरह वहीं पे जाता है जहां पे उसकी कदर होती है। इन्होंने भी थीसिस आउटलाइन में लिखा है, क्यों जाता है इन्होंने बता दिया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, करप्शन, अपॉर्चुनिटीज, इसलिए जाता है। आगे जनाब इन्होंने कॉजेज बयान किए हैं, चीफ कॉजेज कितनी है जी, कॉजेज ऑफ मास एक्सपेट्रिएशन ऑफ दिस एज। क्यों दिमाग जाता है, ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, दिमाग क्यों जाता है उन जगहों पे जहां पे उसकी कदर होती है। तो पहला है जी इकोनॉमिक कॉजेज, आगे सारी फ्रेजेस में लिखा है, आगे सब कुछ फ्रेजेस में लिखा है। फिर उसके बाद है सोशल कॉजेज, पहले भी बयान कर चुका हूं, मैंने इनसे कहा था जी ये एरोज ना डालें, ABCD लिखें। फिर है जनाब उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज, सियासी जो है ये भी वजूहात हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट, करप्शन, इसलिए दिमाग पढ़े लिखे लोग भाग जाते हैं। फिर है जनाब उसके बाद चौथा पैराग्राफ किस पे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, जहां पे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, जहां पे हेल्थ हैजर्ड होगा तो बंदा भाग के जाएगा ना, दुबई चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा, जहां पे फजा अच्छी मिलेगी, माहौल अच्छा मिलेगा, उधर जाएगा यार। और आखिर में क्या था, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसके नीचे कोई सब हेडिंग नहीं लिखी, कोई सब हेडिंग नहीं है। भाई इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना,
इंजीनियर यहाँ पे बैठा है, आपने से 50 साल पुराने इक्विपमेंट दे दिए, तो वो रिसर्च किस पे करे, मुल्क से बाहर ही जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निकली ऐसे खत्म हो गया था, मगर इन्होंने दो एडिशनल इसके चैप्टर निकाले हैं, एग्जाम्पल्स अराउंड दी वर्ल्ड, कि सारी दुनिया से जो एग्जाम्पल्स वो दे रही हैं। केस स्टडी पोलिनीजियन आइलैंड ऑफ सैमोआ, ब्रेन ड्रेन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। क्योंकि ये जो टॉपिक था, ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर देयर अप्रिशिएटेड, इसका ताल्लुक बेटा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, सारी थर्ड वर्ल्ड से था। भाई ब्रेन ड्रेन किधर हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड में हो रहा है ना, और किधर हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो ही थर्ड वर्ल्ड में रहा है। तो इन्होंने मिसालें भी देखे, कहां से दी है, पूरे अफ्रीका की मिसाल, सब सहारन अफ्रीका, पोलिनीजियन आइलैंड ऑफ सैमोआ। और जिस हिस्से में पाकिस्तान का जिक्र ना हो, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव वो मुकम्मल नहीं है। 67% यूथ wants to leave the country according to पाइड। क्यों छोड़ते हैं जी, क्रॉनिक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, व्हाट कैन बी डन। देखिए सोल्यूशन का इशारा इन्होंने भी थोड़ा सा दे दिया, किया जा सकता है जी सोल्यूशन, और फिर कंक्लूजन। सो इन्होंने भी अपने ऐसे को एक्सटेंशन दिया, वरना 5 पैराग्राफ पे ऐसे तो नहीं हो सकता था। सो डियर स्टूडेंट, सेम वही मेथड, अटेंशन ग्रैबर, थीसिस स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद पूरे का पूरा एसे। जो इनको पढ़ा है वही चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आउटलाइन की स्टेज बेटा क्लियर हुई है, समझ आइए आउटलाइंस कैसे बनाते हैं, कौन सी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। रेगुलर लेक्चर्स में हम तफसील से और इससे भी आसान तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइंस के आपको सैंपल्स भी दूंगा, वर्कशीट्स भी दूंगा। अब आ जाइए इस क्लास के आखिरी पोर्शन की तरफ। आखिरी पोर्शन, एस्से का लिखना। और एस्से के लिखने में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का बेटा जिक्र कर रहा हूं। चाहे एससे पीएमएस के सीएसएस के इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा एक ही तरीके से लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सबसे पहले आप अटेंशन ग्रैबर देते हैं। जी बेटा, हुक बैकग्राउंड यही फॉलो करना है अब्दुल्ला, जो जोया ने किया, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी ये मेरा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पढ़े, फिर जोया का इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पढ़ाता हूं, खुद पता चल जाएगा कि नंबर कहां से अच्छे आते हैं। सो ऐसे में पहला पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स ये होता है आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। तो हेडिंग क्या देनी है, दी ऐसे। 3 हेडिंग्स थी हमारी। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, सबसे पहले ऐसे का टाइटल लिखें। पहली हेडिंग हमारे पास क्या थी, ब्रेनस्टॉर्म, कि देखें जी सर मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं। एग्जामिनर को उधर ही पता चल जाएगा किससे सीख के आए हो, तो प्रॉपर कोई किताब पढ़ी है। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है जनाब, आउटलाइंस। ये आउटलाइंस है मेरी। इंट्रोडक्शन है हुक, जो आप उसे बताएं जनाब मेरा इंट्रोडक्शन हुक से शुरू हो रहा है, दिलचस्प बात से शुरू हो रहा है, फिर मैंने इस मसले का पस मंजर दिया, बैकग्राउंड दिया। फिर उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन में मैंने लिख दिया, हालांकि ना भी लिखता फर्क ना पड़ता, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में लिखना जरूरी है। और फिर उसके बाद जब सारी आउटलाइंस मैंने बना ली हैं, तो तीसरी हेडिंग मैं दूंगा दी एसे, कि जनाब मेरा एसे इधर से शुरू हो रहा है, नए पेज से। एसे इधर से शुरू हो रहा है, नए पेज से। जी बेटा, हुक और बैकग्राउंड का लफ्ज लिखना है, ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं कौन होता हूं जनाब, लिखवाने वाला। कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग तो आपको लिखवा रही है। तो ये इंटरनेट पे ऑलरेडी बेटा मौजूद है, ये देखिए, इसने तो क्लियर कहा है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हुक, बिल्डिंग सेंटेंसेस, थीसिस स्टेटमेंट। और यहां पे इसने बयान भी किया इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, ये 3 चीजें, हुक यानी कि शुड कैच द रीडर्स अटेंशन। बिल्डिंग सेंटेंसेस में क्या होता है, शुड प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू गिव रीडर सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के पस मंजर में कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे, बताएं असल मसला क्या है। और फिर आता है थीसिस। सो बेटा जो कैम्ब्रिज कर रहा है मैं भी वही कर रहा हूं, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। सो एक फॉर्मेट बेटा अपना लें, एक फॉर्मेट, और उसको रिलीजियसली फॉलो करें। यहां पे क्लियरली इस किताब ने लिखा है, देर आर अदर वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन।
सवाल को जवाब लिखने के बेशुमार तरीके हैं, मगर उन अच्छे तरीकों में से एक तरीका यह है कैम्ब्रिज का तरीका। सो ऐसे जनाब, सबसे पहले मेरा अटेंशन ग्रैबर से शुरू हो रहा है। कोटेशन मेरे पास नहीं थी, मगर एक बात मैं जरूर लिख रहा हूं, थॉट प्रोवोकिंग, कि जो आपको किसी सोच की तरफ लेके जाए। सो मैंने शुरू किया जनाब किससे, आइदर वी रिड्यूस द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वॉलंटरली, या तो हम दुनिया की ये पॉपुलेशन खुद ही कम कर दें, और नेचर विल डू दिस फॉर अस बट ब्रूटली, वरना कुदरत जो है ना ये खुद ही कम कर देगी, मगर बड़े जालमाना तरीके से कम करेगी। यानी कि या कभी नेचुरल डिजास्टर आएगा, कभी सैलाब आएगा, कभी जंगलों में आग लगेगी। और लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर थी, जला के राख कर दिया सारे लॉस एंजलिस को। कुदरत फिर इसी तरह ही करेगी। ऑस्ट्रेलिया में जनाब जंगलों में आग लगी थी, 1 करोड़ जानवर मर गया उनका, फिर कुदरत बदला लेगी। यहां पे बेटा मैंने बात की है टेंशन ग्रैबर, आपकी तवज्जो दिलाई है कि या तो खुद कर लो जनाब वॉलंटरली, आबादी कम, वरना फिर कुदरत करेगी और बड़े ब्रूटली बदतरीन तरीके से करेगी। शौकत बेटा, आपका एग्जामिनर अंग्रेजी का प्रोफेसर है। अंग्रेजी का प्रोफेसर खुद साख्ता नहीं होता है, उसने भी इंटरनेशनल किताबें बेटा पढ़ी होती है, और वो उसी के पस मंजर में जो है हमेशा राय देता है। एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ना, कैम्ब्रिज गाइड में जो चीजें लिखी है एज इट इज उसने जो एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखी है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर एग्जामिनर, ही नोज एवरीथिंग। अब मैं दे रहा हूं जनाब बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या दे रहा हूं, भाई ये मसला अगर इस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं बैकग्राउंड, क्यों इस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं जनाब, एज ऑफ 2025, अब ये 2025 का ऐसे, इसको मैं 25-26 कर देता हूँ, 26 तो शुरू हुई है अभी। 2025-26 को देखें, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 8.2 बिलियन। तो दुनिया की जो आबादी है ये 8.25 अरब तो हो चुकी है, शोइंग अ सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम 6 बिलियन इन 2000। सन 2000 में 6 बिलियन थी, तो इन 25 सालों में एकदम जंप लगा के किधर आई है, 8.25 बिलियन तक। Projections indicate that by 2030, the global population will reach to 9.8 billion. तो जिस रफ्तार से बढ़ रही है ना, 2030 में ऐसा लगता है ये 9-9.5 अरब के पास पहुंच जाएगी, एंड बाय 2050 इट कुड बी अराउंड 14 बिलियन, और 2050 में ये हो गई जी 14 अरब। तो बेटा मैं तो उस वक्त पता नहीं दुनिया में हूं ना हूं, आपके लिए तो मसला जरूर होगा। अब ये मैंने बैकग्राउंड दिया है कि भाई मैं इस मसले की शिद्दत जो है वाजिया कर रहा हूं, ये मसला बड़ा शदीद है भाई, मसला बड़ा गंभीर है। बैकग्राउंड में ये चीजें लिखनी है। हमारे यहां एक राइजुल वक्त तरीका यह है कि आउटलाइन कोई उसी की सारी समरी बैकग्राउंड में घुसेड़ दो। इंतहाई क्रूड तरीका है, इंतहाई क्रूड तरीका है। कैम्ब्रिज गाइड कहती है बैकग्राउंड लिखो, मसले की शिद्दत लिखो, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर बयान करो। वाजिया लिखा है, आफ्टर द हुक द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू गिव रीडर्स सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में कोई पस मंजर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं। दे शुड बिल्ड टुवर्ड्स द थीसिस स्टेटमेंट, और फिर आप थीसिस की जाने पहुंचते हैं। हम लोग हैं मक्खी पे मक्खी मारने वाले। एग्जामिनर जो है इसको सख्त नफरत है इन चीजों से। हम सारे ऐसे की जनाब आउटलाइंस को ना जुमलों की सूरत में ये इधर लिख देते हैं, चलो जी जान छोड़ी, फिर एग्जामिनर भी जान छुड़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज नाइदर अ न्यू इशू नॉर इज इट अ फुली सेटल्ड वन। ये जो आबादी बढ़ रही है ना, ये कोई नया मसला नहीं है, ना ही ऐसा मसला है जो मुकम्मल तौर पे हल हो गया है। डेवलप नेशंस आर डीलिंग विद इट सक्सेसफुली। तरक्की याफ्ता कौमें कामयाबी से जनाब इससे निपट रही हैं, वेयर एज द डेवलपिंग नेशंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग। मगर जो तरक्की पजीर कौमें हैं, यानी कि ये पाकिस्तान इंडिया डेवलपिंग नेशंस है, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। वो अभी तक बेचारी कोशिशें ही कर रही हैं, उनसे आबादी कंट्रोल ही नहीं हो रही।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ देम, और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जनरल स्टेटमेंट से मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किन की, डेवलपिंग कंट्रीज की। अब मैं लिख रहा हूं थीसिस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इंडीड अ राइजिंग मॉन्स्टर। थीसिस में बेटा आप अपना टॉपिक रिपीट करते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज इंडीड राइजिंग मॉन्स्टर, ये बेशक जनाब एक राइजिंग मॉन्स्टर है। क्यों है? एज लिखे या बिकॉज लिखे? जोया ने भी एज लिखा था, या एज लिखे या बिकॉज लिखे? इट इज गिविंग बर्थ टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पहला पैराग्राफ मेरा किस पे होगा? एसए का, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी वाकई हो रही है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, दूसरा पैराग्राफ किस पे होगा? इसकी वजह से समाजी और मुआशी मसाइल आ रहे हैं। पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, तीसरा और चौथा पैराग्राफ पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, कुदरती आफात आ रही है। सीरियस मैनेजमेंट क्राइसिस, इंतहाई शदीद इंतजामी अमूर के मसाइल आ रहे हैं, एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, और सियासी मसाइल भी आ रहे हैं जनाब, बेचैनी भी आ रही है। आयशा बेटा, क्लासेस आप लेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब, तरीकाकार, स्ट्रेटजी सब समझाएंगे, कंटेंट कैसे इकट्ठा करना है, थीम्स कैसे परफेक्ट करने हैं, सब बताएंगे बेटा। बी पेशेंट। अब चूंकि मैंने सोल्यूशन की तरफ भी इशारा कर दिया है, तो यहां पे मैं थोड़ा मेंशन कर रहा हूं, दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड इफ सीरियस स्टेप्स आर टू बी टेकन बाय इंडिविजुअल्स एज वेल एज स्टेट्स। ये मसला तभी हल किया जा सकता है अगर संजीदा इकदाम उठाए जाएं, ना सिर्फ इंडिविजुअल से बल्कि स्टेट्स भी, मुमलिकतें भी, वो भी, गवर्नमेंट भी संजीदा इकदाम उठाएं। डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ you will write the introduction paragraph, the introductory paragraph। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आप ऐसे लिखते हैं, और यहां पे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जोया ने कैसे लिखा था जब उनसे ये ऐसे पूछा गया था, ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। दिमाग भी दिल की तरह वहां पे जाते हैं जहां पे उनकी वैल्यू होती है, कदर होती है। गौर फरमाएं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव वाइल सर्चिंग फॉर अ बेटर लाइफ। अटेंशन ग्रैबर इनका कैसे शुरू हो रहा है? दुनिया में जितने जानदार है ना, वो जिंदा किसके लिए रहते हैं? वो जिंदा रहते हैं जनाब अच्छी जिंदगी के लिए। मरने का शौक किसी को नहीं होता, ना बुरी जिंदगी गुजारने का। फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स टू इवन बैक्टीरिया, द डिजायर फॉर इंप्रूवमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। और चाहे जानवर हो, पौधे हो, या हत्या की बैक्टीरिया भी हो, वो भी बेहतरी की तरफ जाते हैं जहां पे उनके हिसाब से साजगार माहौल होता है। फोटोट्रोपिज्म, अ फिनोमिनन इन विच प्लांट्स मूव टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट, migration of grass grazing animals of African savannas to greener fields in search of food। चाहे वो पौधों का फोटोट्रोपिज्म हो जो उन्हें रोशनी की तरफ बढ़ने पे मजबूर करता है, या माइग्रेशन हो घास खाने वाले जानवरों की अफ्रीका के जंगलों में, जहां पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एक फील्ड, एक चरागाह से दूसरी चरागाह पे जाते हैं, एंड इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशनल वायरसेस, और चाहे वो वायरसेस ही क्यों ना हो, दे रेप्लिकेट ओनली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स। वो भी बढ़ते कब है अपनी तादाद में? जब टेम्परेचर उन्हें मुनासिब मिलता है। और ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स परसूट ऑफ बेटरमेंट, ये वो तमाम मिसालें हैं उन जिंदा मखलूकात की जो बेहतरी की जिंदगी जीना चाहते हैं। सिमिलर इज द केस विद द मोस्ट नोबल बीइंग ऑफ ऑल ह्यूमन। यही जो है मसला किसके साथ है? अशरफुल मखलूकात, इंसान के लिए। मैन हैज बीन बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इंसान के ऊपर जिम्मेदारी क्या डाली है? अल्लाह ने दे दिया उसको दिमाग, अल्लाह ने दे दिया उसको दिमाग, सोच, इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेन दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट स्टिमुलेशन। और ये जो दिमाग है ना, इसको तहरीक चाहिए होती है, कांस्टेंट, मुस्तकिल तहरीक चाहिए होती है। एवर सिंस मैन learned to walk on his 2 feet, started using languages to communicate, he has been improving his living। जब से इंसान ने 2 कदमों पे चलना सीखा, जुबान का इस्तेमाल किया, वो अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा है। एडवांसिंग फ्रॉम लिविंग इन केव्स टू हट्स टू हाउसेस, ह्यूमैनिटी हैज स्टिल कम अ लॉन्ग वे।
भाई गारों से हट्स में रहना, हट्स से घरों में रहना, इंसानियत तरक्की करती जा रही है। स्टिल अ लॉन्गर वे इज टू गो, मगर अभी इंसान को मजीद तरक्की भी करनी है। एज इकबाल ब्यूटीफुली पुट्स इट, और जैसे कि इकबाल खूबसूरती से कहते हैं, क्या कहते हैं जी? बियॉन्ड द स्टार्स आर इवन मोर वर्ल्ड्स, देर आर स्टिल इवन मोर टेस्ट ऑफ पैशन। बेटे जी, इकबाल का कौन सा शेर है, कोई याद आ रहा है? बियॉन्ड द स्टार्स आर इवन मोर वर्ल्ड्स, देर आर स्टिल इवन मोर टेस्ट ऑफ पैशन। जी बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे जनाब। मैमुना नजरा सितारों से जहां आगे और भी हैं, तो इकबाल का शेर भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। दीज वर्सेस एप्टली एक्सप्लेन द करंट परसूट ऑफ पीपल। तो इकबाल का ये शेर जो है ना, आज के लोगों पे बिल्कुल सही सादिक आता है, बिल्कुल सही जनाब, उन पे अप्लाई होता है। लुकिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, पीपल आर मूविंग फ्रॉम रीजन टू रीजन इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। देखिए बेटा, बैकग्राउंड बता रही है। लिविंग स्टैंडर्ड्स, environmental conditions and stability despite the world having become a global village। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, फिर भी लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ग्लोबल विलेज बनने के बावजूद देर इज एक्सपोनेंशियल गैप बिटवीन रीजन्स इन टर्म्स ऑफ लिविंग कंडीशन। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, फिर भी लिविंग कंडीशंस बड़ी डिफरेंट है। इन द फॉलोइंग पैराग्राफ अब थीसिस आ रहा है। द मास एक्सपेट्रिएशन यानी कि ब्रेन ड्रेन विल बी डिस्कस्ड along with a brief history of the phenomenon। तारीख पे उसकी गुफ्तगू करेंगे। इट्स कॉजेज, कॉजेज में बताऊंगी वो जो पांच है। एंड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ पाकिस्तान कंडीशन, और पाकिस्तान की कंडीशन भी बताऊंगी कि ब्रेन ड्रेन में कहा है। ये थीसिस है। थीसिस इज कॉल्ड एज दी समरी ऑफ द एसे। तीन सेक्शन बयान कर दिए हैं, ब्रीफ हिस्ट्री, कॉजेज और पाकिस्तान कंडीशन। तो ये बातें इन्होंने आउटलाइन में की थी डियर स्टूडेंट्स। सो आउटलाइन में देख ले, सबसे पहले आई थी ये ब्रीफ हिस्ट्री, ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, ये सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री, और उसके बाद आई थी कॉजेस, और आखिर में क्या आई थी? ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। थीसिस क्या होता है? थीसिस सारे ऐसे की समरी होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब आप ये लिखेंगे, बियॉन्ड दी स्टार्स आर इवन मोर वर्ल्ड्स, देयर आर स्टिल इवन मोर टेस्ट ऑफ पैशन, मुझे बताएं एग्जामिनर आपको फिर 100 में से 62 नंबर क्यों नहीं देगा? पास करना तो एक अलग अचीवमेंट है ना। असल अचीवमेंट है बेटा 60+ से ऊपर स्कोर लेके आओ। पाकिस्तान की एक एकेडमी क्लेम कर दे हमारे किसी स्टूडेंट ने 60+ स्कोर लिया है, छोड़ दे। एक एकेडमी क्लेम कर, जाली क्लेम भी नहीं है, जाली क्लेम भी नहीं है किसी के पास कि कोई जनाब वैसी जाली क्लेम कर दे जनाब हमारे स्टूडेंट ने 60+ स्कोर लिया है। मैं सामने कहता हूं, जो कुछ आपको पढ़ाया वही कैम्ब्रिज गाइड ऑफ एसे राइटिंग का तरीका, व्हेन जोया अप्लाइड, दिस इज द रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपके एग्जामिनर को पता है कि जो आप लिख रहे हैं ना, ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे किताब कौन सी है। बड़े अच्छे तरीके से वो जानता है ये चीजें, वो बहुत पढ़ा लिखा एनलाइटेंड है। हमारे यहाँ घिसी पिटी चीजें लिखी जाती है, सारे ऐसे की सबरी लिख दो इंट्रोडक्शन में, खुदा हाफिज, एंड में थीसिस और खुदा हाफिज। फिर एग्जामिनर भी कहता है खुदा हाफिज, ये लो 40 नंबर या 35 नंबर। जोया ने पॉडकास्ट बनाया नोवा के प्लेटफॉर्म से, उसके अंदर ऐसे राइटिंग पे उन्होंने बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू की है कि थीम्स मैंने प्रिपेयर किए थे। दूसरे स्टूडेंट है, उन्होंने थीम्स प्रिपेयर नहीं किए, प्रीवियस पेपर प्रिपेयर करने, मैंने थीम्स प्रिपेयर किए, जर जर और जमीन, ये मेथड मैंने यूज किए, यही प्रिंसिपल्स फॉलो किए, और क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं अपनी तरफ से रूल्स क्रिएट करने वाला नहीं हूं ऐसे का, मेरे पीछे भी कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, दैट इज डेफिनेटली कैम्ब्रिज गाइड टू ऐसे राइटिंग। एक फॉर्मेट पकड़े, एक मेथड पकड़े, और उसके अंदर मास्टरी, महारत हासिल करें। अदरवाइज, जिन किताबों का मैंने हवाला दिया है, उन्होंने वाजिया तौर पे कहा है कि सिर्फ तरीका ये नहीं है, देर आर अदर वेज एज वेल। जिसको आउटलाइन पढ़ा रहा था उसने क्लियरली लिखा है, देर मे बी अदर वेज ऑफ
कोई सीख के नहीं आता। हर कोई रॉ से रिफाइन का जो है एक सफर तय करता है। उसने मेहनत नहीं छोड़ी, सीखना नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, और 35 से 62 नंबर का सफर भी तय किया है। और सिर्फ यही नहीं कि 2024 में उसके 62 नंबर है, 2024 का उसने इम्तहान पास किया, उसने 2025 का भी पास किया है, और उसके अंदर यही ऐसे अटेम्प्ट किया था, ब्रेन लाइक हार्ट्स को वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, और सेम टू सेम उन्होंने यही आउटलाइंस रेप्लिकेट की थी। अगर मेरा इंटरव्यू आप उनके साथ देखें जो नोवा के पेज पे, उन्होंने कहा सर सेम टू सेम यही आउटलाइन रेप्लिकेट। तो आपके एग्जामिनर बेटा फॉर्मेट से भी वाकिफ है और आपके राइटिंग स्टाइल से भी वाकिफ है। यू जस्ट हैव टू गिव हिम द रीजन to pass this paper, and not only to pass but to excel with highest score. So dear students, I bring my lecture to the conclusion. यहाँ पे हम लोग जो है अपना डेमो लेक्चर मुकम्मल करते हैं। आपके इस कोर्स में जो आउटलाइंस मैं शेयर करूंगा उसके अंदर हमारा लेक्चर प्लान जो है वो बहुत वाजिया है। आपके साथ 8 या 9 लेक्चर्स हैं, और हर लेक्चर में, जैसे लेक्चर 1 है तो इसके अंदर फिर से आपको मैं सिखाऊंगा ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, आउटलाइन, थीसिस, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखना है। फिर इसके बाद आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी कि जो कुछ हमने क्लास में पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है जी, आउटलाइन बनाना पड़ा है, तो आपको असाइनमेंट दूंगा जनाब कि अब आपकी असाइनमेंट है क्लाइमेट चेंज कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, बनाएं जी आउटलाइन, इस पर सबमिट करवाएं, फेस टू फेस डिस्कशन होगी। उसके बाद दूसरे हमारे लेक्चर में हम जाएंगे जनाब थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। तो एक्टिविटी आपको दी जाएगी जैसे आपके प्रीवियस बैचेस को दी जाती रही है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखिए। और जब हम आएंगे कि मेन बॉडी का पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और टेस्ट आपका किस तरह होगा कि जनाब आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखें। आपको 2 या 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा। चौथे लेक्चर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि टेस्ट अटेम्प्ट कर सके। और आपके ये 4 टेस्ट्स की सीरीज जो है चलेगी, और आपका जो आखिरी टेस्ट होगा दैट वुड बी द ग्रैंड टेस्ट, जो कि 3 घंटे पे मुश्तमिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, essay राइटिंग और CSS इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड मेरिट्स। जो ठीक लिखता है वो हर फॉर्म पे वो अप्रिशिएट होता है, और जो ठीक फॉर्मेट फॉलो करता है एग्जामिनर हर जगह उसको क्रेडिट देता है। आप लोगों ने सिर्फ लिखना सीखना है, ठीक लिखना सीखना है, एंड इंशाल्लाह आई होप दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस यू विल एक्सेल जस्ट लाइक डॉक्टर जोया अनवर। आप भी 60+ स्कोर ही हासिल करेंगे। सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज का डेमो लेक्चर मेरा मुकम्मल होता है। बाकी तफसीली बातें, आर्ट ऑफ एक्से राइटिंग जो हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट रेगुलर लेक्चर में करेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। मजीद बेहतरीन आपको रिसोर्सेज मुहैया की जाएंगी, और प्रैक्टिस उसके साथ साथ जारी रखी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह ताला सी यू सून इन द नेक्स्ट रेगुलर लेक्चर। गुड लक। All right, dear students, tomorrow you'll have your class of Islamic Studies. उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। एंड वन मोर थिंग बच्चे, आप लोगों ने ट्राई करना है विद इन अ डे और टू आप लोग अपनी इनरोलमेंट फाइनलाइज कर लें जिन्होंने इनरोलमेंट करवानी है। बहुत स्पीड से इनरोलमेंट्स हो रही हैं, तो जैसे ही सीट्स फिलअप होंगी बैच की क्लोजिंग हो जाएगी। ये PDF सर आपको शेयर कर देंगे जब आप लोगों के ग्रुप्स बन जाएंगे, सो डोंट वरी। Right now, if you have to ask anything regarding administration, you have to select Asma Noa CSS from your chat box and you have to ask. शोकत, आपने ना चैट बॉक्स पे असमा नोआ CSS सिलेक्ट करना है बेटा और पूछ लेना, डोंट रेज योर हैंड्स। वालेकुम अस्सलाम लैला। सादिया, ग्रुप्स बनाऊंगी मैं। आज क्या है, टुडे इज ट्यूसडे, थर्सडे को बनाऊंगी। शोकर, डोंट रेज योर हैंड बेटा, कुछ पूछना है चैट बॉक्स पे असमा नोआ CSS सिलेक्ट करो और पूछ लो। तैयबा, आपने इनरोलमेंट करवा ली है?
फी सबमिट करवा के ट्रांजैक्शन रिसीप्ट शेयर कर दी है। मुजल्फा कोर्स सिलेक्टेड में अगर आपने कंप्लीट कोर्स लेना है तो आप कंप्लीट कोर्स मेंशन करोगे, अगर यू आर गोइंग फॉर कंपल्सरीज ओनली तो फिर ओनली कंपल्सरीज मेंशन होगा वहां पे। HP Intel, we do not offer separate subjects. Either you take the whole course or only compulsories. तो तैयबा, पहले आप एनरोलमेंट, आप पहले फी पे करेंगी, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट फाइनलाइज होगी ना। सादिया, आपकी जो ओवरऑल होती है ना कंप्लीट प्रोफाइल, वो 80 से 95% तक होती है। और 80 to 95% इज मोर देन इनफ। 100% कभी भी आपकी प्रोफाइल नहीं होती, क्योंकि जब वो फिर आप एलोकेट हो जाते हैं फिर हम वो मेंशन करते हैं, फिर आपका पूरा 100% कंप्लीट होती है। शौकत, कंप्लीट कोर्स में आपके तमाम कंपल्सरीज हैं, ऑप्शनल्स हैं और MPT की प्रेपरेशन। अगर आप उसकी इकट्ठी फी पे करते हैं तो 20,000 रुपी डिस्काउंट